Good morning, class. Today, our lesson is lesson number 2 in history, ruling the country side. First topic is the company becomes the दीवान. जैसे आपने पिछले लेसन में पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनको मुगल एम्परर ने दीवान बना दिया था बंगाल का ऑन 12 अगस्त 1765 और ये सारी जो इवेंट थी वो रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में हुई थी और कुछ इंग्लिशमैन और कुछ इंडियन उसके आई विटनेस थे। अब जो था जैसे कंपनी दीवान बनी, अब उनके सामने मेन टारगेट था कि अब उन्होंने सारा फाइनेंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन था बंगाल का उनको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि सारी टेरिटरी जो है वो उनके अंडर कंट्रोल आ गई थी और अब वो कोई भी चीज़ किसी भी प्रोडक्ट को खरीद भी सकते थे और बेच भी सकते थे। और इसके साथ साथ ही जो है उन्होंने जो है जो बंगाल में जो वहाँ के ओरिजिनल जो रूलर्स थे उनको उनकी अथॉरिटी और प्रेस्टीज को भी ध्यान में रखना था, क्योंकि वो तो वहाँ के नहीं थे, वो तो बाहर से आए हुए थे। उन्होंने जो वहाँ के ओरिजिनल रूलर्स थे उनको भी नाराज नहीं करना था, तो इसके लिए जो है उनके पास बहुत सारे काम थे जो उन्होंने करने थे। तो इस लेसन में जो है हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने रेवेन्यू को ऑर्गेनाइज किया, कैसे उन्होंने कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई और कैसे कैसे रिसोर्सेज से उन्होंने पैसा कमाया। तो ये सब कुछ हम इस लेसन में रीड करेंगे। रेवेन्यू फॉर द कंपनी। अब उन्होंने कंपनी के लिए रेवेन्यू कैसे किया। कंपनी दीवान तो बन गई, लेकिन वो अभी भी अपने आप को एज अ ट्रेडर ही समझ रही थी, व्यापारी, क्योंकि वे व्यापार करने के लिए आए थे। अभी भी वो अपने आप को व्यापारी समझ रहे थे और उनका मेन टारगेट जो था वो पैसा कमाना ही था कि अपने जो रेवेन्यू जो है उसको कैसे इंक्रीज किया जाए। पहले जो भी सामान खरीदते थे यहाँ से और अपने देश में ले जाके ब्रिटेन में जाके जो है जहाँ से सस्ता सामान खरीदते थे इंडिया से और अपने देश में जाके महंगा बेचते थे, तो इसके लिए जो है उनको फाइनेंस ब्रिटेन से होता था, वहाँ से पैसा आता था, वहाँ से गोल्ड या सिल्वर आता था, तो उसी से जो यहाँ का सामान खरीदते थे। लेकिन जब वो यहाँ के दीवान बन गए बंगाल के, तो उनके पास रेवेन्यू इतना आना शुरू हो गया कि वो इसी पैसे को यूज करके जो है यहाँ से सामान वो खरीद लेते थे। लेकिन जल्दी ही उनको पता चल गया कि जो बंगाल है उसकी इकोनॉमी जो है बहुत डाउन होगी। जो गांव के लोग थे, आर्टिसन थे या विलेज के जो क्राफ्टमैन थे, उन्होंने जो है गांव को छोड़ के जाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जो है अपने ड्यूज जो है वो जो उन्होंने टैक्स लगाए थे उनके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको देने के लिए सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्होंने जो है अपने गांव छोड़ के जाना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ क्या हुआ, 1770 में एक बहुत ही भयंकर फैमिन आया, जिससे जो है बंगाल के जो है 10 मिलियन लोग जो है मारे गए। इससे जो है कंपनी का जो फाइनेंस है, कंपनी का जो रेवेन्यू जो है वो कम हो गया। अब अपने रेवेन्यू को उन्होंने कैसे, क्योंकि उनका मेन टारगेट तो पैसा कमाना था कंपनी का, अब उन्होंने अपने रेवेन्यू कैसे इंक्रीज करना है, तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, उन्होंने एक कुछ स्कीम सोची। उनका ध्यान जो एग्रीकल्चर की तरफ गया कि एग्रीकल्चर को, लैंड को इम्प्रूव किया जाए, लैंड से एग्रीकल्चर तो खेती बाड़ी की जाए, जिससे कि जो है उनका रेवेन्यू पूरा हो सके। तो उन्होंने जो है परमानेंट सेटलमेंट बनाई एक, ताकि एग्रीकल्चर में जो है इम्प्रूवमेंट की जाए। परमानेंट सेटलमेंट जो है वो 1793 में जो है बनाई गई। इसके अंडर क्या था, जो भी उन्होंने जो वहाँ के राजा या तालुकादार थे उनको जो है वहाँ का जिम्मेदार बना दिया और उनको कहा कि वो सारा टैक्स, जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उन किसानों से जो है सारा टैक्स कलेक्ट करें। और जो टैक्स कलेक्ट करना था तो वो उन्होंने एक फिक्स अमाउंट कर दिया पर मंथ कि चाहे उनको फसल ज्यादा हो या कम हो, उनको एक फिक्स अमाउंट, मान लो 100 रुपीज है या 500 रुपीज है, एक फिक्स कर दिया। वो उनको जिम्मेदार को देना ही देना था ईस्ट इंडिया कंपनी को। वो चाहे पीजर से ज्यादा ले या कम ले, चाहे लॉस में जाए, लेकिन उनको
वो जो टैक्स था ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो एक फिक्स्ड अमाउंट था। ये उन्होंने इसलिए किया कि जिम्मेदार जो हैं, अगर जिम्मेदार के पास पैसा ज्यादा आएगा तो वो क्या करेंगे, लैंड को इम्प्रूव करेंगे। एक तो टैक्स वो दे ही देंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो लैंड को भी इम्प्रूव करेंगे। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम आ गई। अब प्रॉब्लम क्या आई, क्योंकि जो जिम्मेदार थे उन्होंने लैंड की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। टैक्स तो वो ले लेते थे और जो परमानेंट जो फिक्स अमाउंट था वो कंपनी को भी देते थे, लेकिन उन्होंने लैंड को इम्प्रूव करने की तरफ कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया। उनकी जो है इनकम तो बढ़ गई, लेकिन वो इससे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है फायदा नहीं हो रहा था, उनको इसके बदले में नुकसान नहीं हो रहा था, क्योंकि जिम्मेदार जो है उनको एक फिक्स अमाउंट ही देते थे। दूसरी तरफ क्या हुआ, जो मेन पीजेंट्स थे, कल्टीवेटर्स थे, उनकी पोजीशन जो है बहुत ही मिजरेबल होगी, क्योंकि उनको तो अपनी फसल उगाने के लिए कुछ लोन लेना पड़ता था, और जो टैक्स था वो इतना ज्यादा था कि वो टैक्स पे नहीं कर पाते थे, तो जिसकी वजह से जो उनको लोन लेना पड़ता था, और अगर वो लोन पे नहीं कर पाते थे तो उनकी जो जमीन पे वो सालों से काम कर रहे होते हैं वो उनके हाथ से निकल जाती थी। इसके बाद फिर क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नया सिस्टम डिवाइस किया जिसको कि महलवारी सिस्टम कहते हैं। अब महलवारी सिस्टम जो है, इसमें जो है एक इंग्लिश मैन थे हॉर्ड मैकनी, इन्होंने ये जो महलवारी सिस्टम लागू किया गया, ये नॉर्थ इंडिया में किया गया। नॉर्थ इंडिया में जो है इंडियन सोसाइटी में विलेज जो है मेन इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं। तो जो हॉर्ड मैकनी थे उन्होंने जो है विलेज को उस समय महल कहा जाता था, तो उन्होंने क्या किया, एक नया सिस्टम लागू करने के लिए सबसे पहले क्या किया, अपने कलेक्टर्स को हर गांव में भेजा ताकि वो जमीन को इंस्पेक्ट करे, मेजर करे, जितने खेत हैं या फिर जितना भी जो उनके अलग अलग ग्रुप्स हैं बनाए लोगों की, कि किसके पास कितनी जमीन है, क्योंकि जमीन तो किसी के पास कम होती है, किसी के पास ज्यादा होती है, तो पूरी जमीन का जो है रिव्यू ले, और उसके अकॉर्डिंग जिसके पास कम जमीन है उसको कम टैक्स लगाया जाएगा, और जिसके पास ज्यादा जमीन है उसको ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। और ये जो काम दिया गया वो विलेज हेडमैन को दिया गया। विलेज हेडमैन जो पीजेंट्स थे, अपने अपने जो रेवेन्यू है वो विलेज हेडमैन के पास जमा करते थे, और विलेज हेडमैन जो है वो फिर उसको विलेज हेडमैन जो है फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को वो टैक्स जमा करा देते थे। और ये सिस्टम जो था, इसमें क्या था कि ये जैसे परमानेंट सिस्टम में था, परमानेंट नहीं था, ये पीरियोडिकली था। इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है टैक्स को कभी भी चेंज कर सकती थी, कभी ज्यादा या कम अकॉर्डिंगली कर सकती थी। इसके बाद एक और सिस्टम आया जो कि साउथ इंडिया में किया गया, मुनरो सिस्टम, जिसको रोहितवारी सिस्टम भी कहते हैं। ये पहले जो रोहितवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, सबसे पहले स्मॉल स्केल पे शुरू किया था किसने, अलेक्जेंडर, कैप्टन अलेक्जेंडर थे, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, उन्होंने स्टार्ट किया था। कौन से एरिया में, क्योंकि जब आपने देखा हुआ पहले टिप्पू सुल्तान को जब हरा दिया था, तो टिप्पू सुल्तान की जो टेरिटरी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई थी, तो उस छोटे से एरिया पे जो है उन्होंने पहले ये रोहितवारी सिस्टम शुरू किया। उसके बाद जो है थॉमस मुनरो जो है उन्होंने इस सिस्टम को पूरी तरह से लागू कर दिया साउथ इंडिया में। ये भी जो है महलवारी सिस्टम की तरह था, इसमें भी जो है जमीन को मेजर किया गया, उसका एस्टिमेट लिया गया कि किसके पास कितनी जमीन है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है रेवेन्यू जो है डिसाइड किया गया था। और लेकिन इसमें जो है, क्योंकि यहाँ पे उसमें जमींदार होते थे परमानेंट सिस्टम में, और महलवारी सिस्टम में विलेज हेडमैन, लेकिन इसमें जो है रोहितवारी सिस्टम में सीधा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जो है वो रोहित मीन पीजेंट्स, किसानों के साथ था, क्योंकि इसमें कोई जिम्मेदार नहीं होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सीधा कॉन्टेक्ट जो था वो रोहित के साथ होता था। लेकिन ये जो सिस्टम था, ये सिस्टम ज्यादा देर तक नहीं चल पाया, क्योंकि जैसे आपको पहले मैं बताया कि टैक्स इतना ज्यादा होता था कि पीजेंट्स हैं वो उतना टैक्स भर नहीं पाते थे, और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो पीजेंट्स हैं उन्होंने गांव छोड़ के जाना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट जो है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनको जब रेवेन्यू नहीं मिला तो अब उनका ध्यान दूसरी तरफ गया।
अब कौन कौन सी क्रॉप्स फॉर यूरोप। इसके अलावा ब्रिटिश ने सोचा कि जो ये रेवेन्यू जो पीजन से रेवेन्यू नहीं खाली कलेक्ट कर सकते, ये जो है कुछ ऐसी फसलें जो हैं, कुछ ऐसी क्रॉप्स जो हैं जिनकी जरूरत जो है वो यूरोप में है। तो उन्होंने जो है जो पीजन्स थे उनको फोर्सफुली उन क्रॉप्स को उगाने के लिए कंपेल किया। ये जो फसलें जो हैं, चाहे वो उनकी अपनी जरूरत जो फसल होती थी उसको ना उगाएं, लेकिन जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी को जरूरत थी वो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए उन्होंने उनको प्रेस्क्राइब किया। जैसे कि मान लो बंगाल में जूट, या असम में टी, और यूनाइटेड प्रोविंसेस उस समय यूपी जो आज का उत्तर प्रदेश है उसको यूनाइटेड प्रोविंसेस कहते थे। वहाँ पे शुगर केन, पंजाब में व्हीट, और महाराष्ट्र और पंजाब में कॉटन, और मद्रास में राइस। ये चीजें जो हैं पीजेंट्स को ये क्रॉप्स जो हैं ग्रो करने के लिए फोर्स किया। अब इसके साथ ही एक और क्रॉप थी जो कि उन्होंने ग्रो करने के लिए बोला किसानों को, वह थी इंडिगो। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। इंडिगो एक नीले कलर एक पौधा होता है जिसमें से नीले कलर का पाउडर बनता है, और वो जो है कपड़ों को डाई करने के लिए काम आता है। तो इंडियन इंडिगो जो है वो यूरोप में उसकी बहुत डिमांड थी। और इंडिगो प्लांट जो है वो ट्रॉपिक टेम्परेचर जिसका होता है वहां पे होता है। तो इंडिया का टेम्परेचर जो है ट्रॉपिकल है, तो इसलिए यहाँ पे जो है इंडिगो काफी अच्छी मात्रा में होता है, और उसकी जो डिमांड जो है यूरोप में बहुत ज्यादा है। ये जरूरी नहीं कि अभी इंडिगो की डिमांड ज्यादा होगी। इंडिगो की डिमांड जो है वो 13वीं सेंचुरी में भी जो था वहां पे इटली, फ्रांस, ब्रिटेन में इंडिगो जाता था, लेकिन तब जो है यूरोपियन मार्केट में जो है इंडिगो स्मॉल क्वांटिटी में जाता था, और जिसकी वजह से जो है वहां पे बहुत उसकी कॉस्ट भी बहुत महंगी होती थी। तो इंडिगो जब कम जाता था, लेकिन इंडिगो जो है इसकी जो है कलर बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए जो वहां के जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर थे वो जो है इसको ज्यादा क्लॉथ मैन्युफैक्चरर जो है इसको ज्यादा प्रेफर करते थे इंडिगो को। लेकिन जब मिलता ही नहीं था, तो इसकी जगह पे जो है वो एक और जो प्लांट है जो वहां पे होता है टेम्परेट रीजन में, वो प्लांट जो है जो कि वॉयलेट और ब्लू कलर जिससे बनता है, तो वो प्लांट जो है वो यूज करते थे। तो जब इससे जो है इंडिगो और वोट वाली कंपनीज में जो है जो वोट प्रोड्यूस करने वाली कंपनी थी उनको कंपटीशन लगा इंडिगो से, तो उन्होंने जो है गवर्नमेंट को, यूरोप की गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि इंडिगो की जो है इंपोर्ट में बैन किया जाए, क्योंकि इंडिगो आएगा तो क्लॉथ मैन्युफैक्चर जो है वो इंडिगो यूज करेंगे, तो वोट की जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा यूज करना। तो इसलिए उन्होंने जो है गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि वो इंडिगो का बैन करते, और ये किया भी, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया इंडिगो का। लेकिन जो क्लॉथ मैन्युफैक्चर थे वो इसको यूज करना चाहते थे इंडिगो, तो उन्होंने भी दोबारा जो है गवर्नमेंट को बोल के 7वीं सेंचुरी में जो है दोबारा से इंडिगो का चलना शुरू कर दिया। अब जो ब्रिटिश जो है इंडिया में इंडिगो पाउडर जो है, जो इंडिगो प्लांट है इंडिया में उगाना शुरू करना था। जैसे इंडिया से जो है हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड, इंडिगो को उगाते कैसे हैं, दो तरीके हैं। देयर वर 2 मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। 2 तरीके से इंडिगो उगाया जाता है, निस एंड रियोती। निस सिस्टम में क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम द प्लांटर कौन होते हैं, जो फसल को उगाते हैं, जो उसको जैसे प्लांटर, इसके लिए क्या हुआ, जो इंग्लिश के जो बाहर के देशों से लोग आ गए, क्योंकि उनको लगा कि इंडिगो को उगाने से जो है काफी फायदा होगा, काफी पैसा आएगा। और कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ ऑफिशियल थे, उन्होंने भी अपनी जॉब छोड़ दी ताकि वो इंडिगो की खेती बाड़ी कर सके। तो इसके लिए प्लांटर जो क्या करते थे, वो जमीन रेंट पे लेते थे या फिर उसको खरीद लेते थे, और उसके ऊपर जो है इंडिगो की खेती करते थे। और उसके लिए जो खेती करने के लिए जो है लेबर जो है वो किराए पे मजदूर लगवाते थे और उनसे खेती करवाते थे। और दूसरा सिस्टम जो था रियोती सिस्टम। इस सिस्टम में क्या था, प्लांटर जो है, जो विलेज हेडमैन है, उसको गांव के लोगों के बिहाव पे जो है कुछ लोन प्रोवाइड कराते थे कि लोन ले लो और अपनी जो उनके पास अपनी जमीन है उसके ऊपर
25% जमीन जो एरिया है उसके ऊपर इंडिगो ग्रो करो। और जो बीज है, सीड है और जो ड्रिल वगैरह है वो जो है प्लांटर जो है वो उनको प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद जो है बाकी सारा काम जो है वो जो रोहित्स हैं, रोहित यानी के जो किसान है वो ही करेंगे। अब प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडिगो कल्टीवेटर। अब इंडिगो कल्टीवेटर की प्रॉब्लम उनको क्या आई इंडिगो उगाने से, क्योंकि इंडिगो जो है वो एक ऐसा पौधा था, इससे जो है जब इसको उगाते हैं तो इसकी जड़ें जो है बहुत लंबी होती हैं और उससे जो है जमीन की जो है फर्टिलिटी कम हो जाती है और दोबारा इसके ऊपर किसी भी तरह की क्रॉप जो है वो इसके ऊपर उगा नहीं सकते हैं। और एक और नुकसान पीजेंट्स को होता था, क्योंकि इससे जो है उनको इनकम जो कम होती थी, जो पीजेंट्स हैं उनको इनकम कम होती थी, इसकी वजह से जो है वो इसको उगाना नहीं चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, रिबेलियन कर दिया। और उस रिबेलियन का नाम क्या पड़ा, ब्लू रिबेलियन, क्योंकि इंडिगो का कलर जो है ब्लू कलर होता है, इसलिए इस रिबेलियन का नाम क्या पड़ गया, ब्लू रिबेलियन। 1859 में thousands of rohits in Bengal refused to grow indigo। 1859 में हजारों रोहित्स ने, हजारों किसानों ने जो है बंगाल में इंडिगो उगाने से मना कर दिया। और जो रोहित्स थे उन्होंने प्लांटर्स को रेंट देने से मना कर दिया और उन्होंने इंडिगो की फैक्ट्रीज थी उनके ऊपर हमला कर दिया। और इसके साथ साथ विमेन जो है वो भी अपने सारे किचन का सामान लेके, जो बर्तन वगैरह होते हैं उनके साथ लेके उन्होंने उनके जो प्लांटर थे या प्लांटर के साथ जो गुम साथ से जो उनके जो टैक्स कलेक्ट करते थे उनके ऊपर हमला किया लाठियों के साथ। तो ये जो है रिबेलियन बहुत ज्यादा फैल गया। अब जो रिबेलियन जो फैला ये ऐसे नहीं फैला, उनको सपोर्ट मिली थी, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि उनके साथ जो है जो लोकल जिम्मेदार हैं और विलेज हेडमैन हैं वो उनका साथ देंगे। और साथ में उनको उन्होंने ये भी महसूस किया, दे ऑल्सो इमेजिन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम, क्योंकि इस स्ट्रगल में उन्होंने सोचा कि इस स्ट्रगल में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट उनका साथ देगी। क्यों, क्योंकि उससे 2 साल पहले 1857 में भी जो रिवोल्ट हुआ था तो वो उससे वरीड थी, गवर्नमेंट जो उससे वरीड थी कि कहीं वैसी दोबारा सिचुएशन ऐसी ना हो जाए, इसलिए उनको ये उम्मीद थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनका साथ देगी। तो इस रिवोल्ट की जो जानकारी जो है, इंफॉर्मेशन जो है क्वीन विक्टोरिया को पहुंच गई। तो क्वीन विक्टोरिया जो है उसने मैजिस्ट्रेट एशले एडन को एक इशू ऑर्डर किया कि उसमें उन्होंने कहा कि रोहित जो है उनको किसी भी तरह की इंडिगो को ग्रो करने के लिए कंपेल ना किया जाए। और इसके लिए उन्होंने एक कमीशन बिठाया, इंडिगो कमीशन। इसके लिए उन्होंने एक इंडिगो कमीशन बैठाया और इस कमीशन में जो है जो प्लांटर्स थे उनको गिल्टी पाया गया, क्योंकि वो जो है प्लांटर जो थे वो पीजन्स को फोर्सफुली जो है इंडिगो ग्रो करने के लिए बोलते थे। तो इसके बाद जो है जो कमीशन जो है उन्होंने ऑर्डर दिया कि अभी तक जो उनके पास जितना कॉन्ट्रैक्ट है, जो इंडिगो उगाने का जितना कॉन्ट्रैक्ट है अभी उसको फुलफिल कर दे, लेकिन नेक्स्ट टाइम से, फ्यूचर से कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ना ले, इंडिगो उगाने के लिए वो मना कर दें। अब जैसे रिवॉल्ट खत्म हुई तो इंडिगो जो प्रोडक्ट्स हैं वो बंगाल में खत्म बिल्कुल हो गया और फिर जो प्लांटर्स थे वो बिहार की तरफ शिफ्ट हो गए। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ, तब तक जो है एक सिंथेटिक डाइस भी आ चुका था, जिसकी वजह से जो है उनका बिजनेस जो है डाउन हो गया। अब जैसी सिचुएशन बंगाल में थी वैसी सिचुएशन बिहार में भी होगी। वहां के जो किसान जो है वो भी इंडिगो को उगाने से तंग आ गए और उन्होंने भी मना कर दिया। उन्हीं दिनों में क्या हुआ था, महात्मा गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। तो वहां पे जो है वहां के किसानों ने, बिहार के किसानों ने जो है महात्मा गांधी को वहां विजिट करने के लिए बोला चंपारण में। तो महात्मा गांधी जो है वे 1917 को वहां गए और उसके बाद जो है वहां पे जो है चंपारण मूवमेंट जो है इंडिगो प्लांटर के खिलाफ वहां पे एक मूवमेंट शुरू होगी। अब जो आपका लेसन जो कंप्लीट हो गया, लेसन नंबर 2 इन हिस्ट्री। ओके क्लास।